नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम कॉलेज लेक्चरर यानी सहायक आचार्य 2020 का चित्रकला विषय का पेपर प्रथम हुआ था, उसके हम आंसर देखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यानी चित्र में काले सफेद रंग के प्रयोग को क्या कहते हैं? तो चित्र में काले सफेद रंग के प्रयोग को कहते हैं वर्ण शून्यता। अगला प्रश्न, तीन प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो तीन प्राथमिक रंग हैं लाल, पीला और नीला। अगला प्रश्न, पोत किसका गुण है? तो पोत है धरातल का गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोत का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? तो पोत का वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है। प्रमाण को अन्य किस रूप में जाना जाता है? तो प्रमाण को अन्य संबंधता का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, मधुबनी किस राज्य में विकसित हुई? तो मधुबनी है वो बिहार राज्य में विकसित हुई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश की महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो पंचमंडी का क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश की महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है। प्राग ऐतिहासिक कला का मुख्य विषय क्या था? तो प्राग ऐतिहासिक कला का प्रमुख विषय रहा था शिकार के दृश्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र प्राग ऐतिहासिक कला के केंद्र है? तो होशंगाबाद, मिर्जापुर और आदमगढ़, यानी तीनों के तीनों ही केंद्र है जो प्राग ऐतिहासिक कला के केंद्र रहे थे। प्राग ऐतिहासिक चित्र किस धरातल पर चित्रित किए गए? तो प्राग ऐतिहासिक चित्र है ये गुफा भित्ति पर चित्रित किए गए, यानी गुफाओं की दीवारों पर चित्रित किए गए थे। अगला प्रश्न, भीमबेटका की गुफाएं कहां स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, पंचमंडी के गुफा चित्रों को खोजने का श्रेय किसको जाता है? यानी पंचमंडी के गुफा चित्रों को खोजने का श्रेय जाता है D.H. गार्डन को। अगला प्रश्न, पंचमंडी की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित है? तो पंचमंडी की गुफाएं हैं ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। 1910 में सिंघनपुर के विशिष्ट शिला रेखांकनों को खोजने का श्रेय किसको जाता है? यानी 1910 में सिंघनपुर में विशिष्ट शिला रेखांकन है, उनको खोजने का श्रेय जाता है C.W. एंडरसन को। आगे है, मानव द्वारा घर बनाने की कला का आरंभ किस काल में हुआ? तो मानव द्वारा घर बनाने की कला का आरंभ हुआ था नवपाषाण युग में। प्राग ऐतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में क्या अभिव्यक्त किया? तो प्राग ऐतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति करी। 1958 में भीमबेटका के प्राग ऐतिहासिक चित्र किसने खोजे? तो 1958 में भीमबेटका के प्राग ऐतिहासिक चित्रों को खोजा था V.S. वाकणकर ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषता क्या क्या रही? आत्मसंतुष्टि और भावों की अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाना, जी बिल्कुल रही। अपनी सरल व प्रसन्नतापूर्ण प्रकृति को व्यक्त करना, यह भी रही। अपनी आस्था और विश्वास की कहानी बताना, यह भी रही। इसका मतलब उपरोक्त सभी इसके आंसर रहेंगे। किसने पंचमंडी क्षेत्र में फिर से अधिक मात्रा में चित्र खोजकर 1948 ईस्वी में प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया में अपनी खोज को प्रकाशित करवाया? तो प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया में D.H. गार्डन ने इन चित्रों को दोबारा से खोज करके प्रकाशित करवाया। अगला प्रश्न, घोड़मंगर की गुफाएं विंध्य पर्वतमाला में किसके पास स्थित है? घोड़मंगर की गुफाएं हैं जो विंध्य पर्वतमाला में मिर्जापुर के पास में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम खुदाई कहां आरंभ हुई? तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम खुदाई है वो हड़प्पा से आरंभ हुई थी। और कब हुई थी? 1921 से आरंभ हुई थी। इसके बाद सिंधु घाटी के नागरिकों द्वारा कौन सी धातु बहुतायत से प्रयोग में लाई गई? यानी ऐसी कौन सी धातु है जो सिंधु घाटी के नागरिकों के द्वारा सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई गई?
तो अष्ट धातु जस्ता मिश्रित स्वर्ण नहीं, इसमें करेक्ट आंसर होगा तांबा। अगला प्रश्न, बेलारी की गुफाओं की खोज 1992 ईस्वी में किस अंग्रेज ऑफिसर ने की? तो 1992 में एफ फासेट ने बेलारी की गुफाओं की खोज की थी। अगला प्रश्न, कनिंघम ने हड़प्पा टीला किस वर्ष खोजा? तो कनिंघम ने हड़प्पा टीला 1978 ईस्वी में खोजा। आगे अगला प्रश्न, नेक्स्ट यानी हड़प्पन लिपि को किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पन लिपि को हायरोग्लिफ्स नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त वस्तुओं में सर्वाधिक रोमांचक यानी नर्तकी की मूर्ति वह किस पदार्थ से बनी हुई है? यानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति है, यह कांस्य धातु से बनाई गई है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण मूर्तियों में दाढ़ी मूंछ युक्त, सिर पर गोल अलंकरण धारण किए तथा बाएं कंधे पर सोल लिए एक आवक्ष प्रतिमा है, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है पुजारी के रूप में। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्कृष्ट अवशेषों में व्यापक विस्तार में मिले अवशेष किसके हैं? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के उत्कृष्ट अवशेषों में व्यापक विस्तार में मिले अवशेष यानी सर्वाधिक अवशेष किसके मिले? तो व्यापक रूप से अवशेष मिले थे सुव्यवस्थित नगर योजना के। अगला प्रश्न, जोगीमारा की गुफाएं रायगढ़ पर किस क्षेत्र में स्थित है? तो जोगीमारा की गुफाएं हैं जो रायगढ़ के सरगुजा क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न, सीता बोगड़ा गुफा किस रूप में महत्वपूर्ण है? तो सीता बोगड़ा को नाट्यशाला यानी प्रेक्षागृह या थिएटर के रूप में जाना जाता है। अजंता भारत के प्राचीनतम मठों में से एक है, यानी अजंता भारत के प्राचीन मठों में से एक मानी जाती है। यह गुफा मंदिरों का समूह महाराष्ट्र राज्य के किस शहर में स्थित है? तो यह गुफा मंदिर है जो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर में स्थित है। अगला प्रश्न, सतपुड़ा की पहाड़ियों की अर्धचंद्राकार घाटी में जहां बाघोरा नदी घूमती है कौन सा मंडप स्थित है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियों में जहां बाघोरा नदी घूमती है वहां अर्धचंद्राकार घाटी में अजंता की गुफाएं स्थित है। अगला प्रश्न, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता के किस नंबर के गुफा मंदिर में स्थित है? तो बोधिसत्व पद्मपाणि अजंता की गुफा संख्या 1 में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्कृष्ट कृति जिसे सामान्यतः मरती हुई राजकुमारी के नाम से जाना जाता है अजंता की किस गुफा नंबर में चित्रित है? तो मरती हुई राजकुमारी अजंता की गुफा संख्या 16 में चित्रित है। अगला प्रश्न, चट्टानों को काटकर बनाए गए बाघ गुफा मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में किस नदी के तट पर स्थित है? यानी चट्टानों को काटकर बनाए गए बाघ गुफा के मंदिर है जो मध्य प्रदेश के धार जिले में है और ये किस नदी के तट पर है? तो बाघ गुफाएं हैं जो बाघिनी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, बाघ के गुफा मंदिर 3 को प्राय किस नाम से जाना जाता है? तो बाघ गुफा की तीसरी गुफा को हाथीखाना नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, बाघ में कुल कितने गुफा मंदिर हैं? तो बाघ में कुल 9 गुफा मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफा मंदिर समूह में इन गुफाओं में से आज भी चित्र मौजूद है, यानी अजंता की ऐसी कौन सी गुफाएं हैं जिनमें आज भी चित्र मौजूद है? तो अजंता की गुफा संख्या 1, 2, 9, 10 और 16, 17 में आज भी क्या है? चित्र मौजूद है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र अजंता गुफा मंदिर संख्या 2 में चित्रित है? यानी ऐसा कौन सा चित्र है जो अजंता की गुफा संख्या 2 में चित्रित है? तो अजंता की गुफा संख्या 2 में चित्रित है महारानी माया का स्वप्न व विचार। अगला प्रश्न, बाघ गुफा मंदिरों में चित्रों के अवशेष देखे जा सकते हैं, यानी बाघ गुफा में किन गुफाओं में चित्रों के अवशेष देखे जा सकते हैं? तो वहां बाघ की गुफा संख्या 4 व 5 में चित्रों के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। बाघ गुफा चित्रों के रेखा चित्र किसने बनाए? तो बाघ गुफा के रेखा चित्र बनाए थे असित कुमार हलदार ने। अगला प्रश्न, बाघिनी नदी किस नदी की सहायक नदी है जिसके किनारे बाघ की गुफाएं शोभायमान है? यानी बाघ की गुफाएं हैं ये बाघिनी नदी के किनारे हैं और ये बाघिनी नदी है ये नर्मदा नदी की सहायक नदी मानी
जाती है। अगला प्रश्न, चट्टानों को काटकर बनाए गए बादामी के मंदिर किस राज्य में फैले हुए हैं? तो चट्टानों को काटकर बनाए गए बादामी मंदिर, और बादामी मंदिर है बीजापुर में, और बीजापुर कहां है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न, बादामी में कितनी गुफाएं हैं जो एक ही पहाड़ी पर स्थित है? तो बादामी में कुल 4 गुफाएं हैं जो एक ही पहाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न, बादामी में कौन से नंबर की गुफा चित्रों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो बादामी की गुफा संख्या 4 है जो चित्रों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला प्रश्न, बादामी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो बादामी की गुफाएं शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म, उपरोक्त में से तीनों यानी सभी धर्मों से संबंधित मानी जाती है। तमिलनाडु, तमिलनाडु में तंजौर के समीप पादुकोटा में कौन सी गुफाएं स्थित है? तो तंजौर तमिलनाडु में सीतनवासल की गुफाएं स्थित है। अगला प्रश्न, सीतनवासल की गुफाओं में एक सुंदर कमल तालाब कहां चित्रित है? तो सीतनवासल की गुफाओं में एक सुंदर कमल तालाब है जिसका दृश्य छत पर अंकित किया गया है। अगला प्रश्न, पूर्व भारत में पाल शैली कौन सी शताब्दी में पल्लवित हुई? तो पूर्व भारत में पाल शैली है जो 9वीं शताब्दी में पल्लवित हुई थी। पाल शैली के चित्र हैं, ये किस धर्म व दर्शन से संबंधित है? तो पाल शैली के चित्र हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित रखते हैं। पाल शैली की चित्रित पोथियां अधिकतर किस सतह पर चित्रित की गई? तो पाल शैली की पोथियां अधिकतर है ताड़पत्रों पर चित्रित की गई जिनका आकार था 22.5 इंटू 2.25, ये इनका आकार रहा था। धीमान और वित्तपाल नामक चित्रकारों को पाल शैली के संस्थापक रूप में किसने उल्लेखित किया? यानी धीमान और वित्तपाल दोनों, धीमान और वित्तपाल है जो दोनों पाल शैली को चरम पर पहुंचाया था, और इन दोनों कलाकारों को संस्थापक के रूप में यानी पाल शैली के संस्थापक के रूप में किसने उल्लेखित किया? तो वो किया था लामा तारानाथ ने। अगला प्रश्न, पूर्वी भारत के किन राज्यों में पाल शैली के चित्र पाए गए हैं? तो पूर्वी भारत के बिहार, बंगाल और उड़ीसा, बिहार, बंगाल और नेपाल इसमें प्रमुख है, जिसमें उड़ीसा और असम इसके साथ, यानी ऑप्शन नंबर 1 यानी बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम और नेपाल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, पूर्व मध्यकालीन चित्रों को अपभ्रंश शैली नाम किसने दिया? तो पूर्व मध्यकालीन चित्रों को अपभ्रंश नाम देने वाला का नाम है राय कृष्ण दास। अनेक विद्वानों ने अपभ्रंश शैली को विविध नामों से संबोधित किया, यानी अनेक विद्वान थे जिन्होंने अपभ्रंश शैली के अलग अलग नाम दिए। तो कौन कौन से नाम दिए? तो पाल शैली, देखो पाल यहां भी है, यहां भी है, यहां है, यानी चारों ऑप्शनों में है, इसका मतलब पाल तो है कॉमन। तो क्या क्या नाम दिए थे अपभ्रंश शैली के? नाम क्या थे? पश्चिमी भारतीय शैली बिल्कुल, गुजरात शैली बिल्कुल, और जैन शैली बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जैन मुनियों का सर्वप्रिय ग्रंथ कल्पसूत्र 13वीं व 14वीं शताब्दी किस धरातल पर चित्रित किया गया? तो कल्पसूत्र है वो 13वीं 14वीं सदी का है, वो ताड़पत्र पर चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रथम ताड़पत्र पर चित्रित प्राप्त ग्रंथ कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वप्रथम ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। अगला प्रश्न, कागज पर चित्रित ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र कहां सुरक्षित है? तो ये उत्तराध्ययन सूत्र है, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से होगा डिलीट। क्यों? क्योंकि ये उदयपुर संग्रहालय में भी है, जैसलमेर में भी है और अहमदाबाद में भी है, यानी ये क्वेश्चन होगा डिलीट। अगला प्रश्न, कल्पसूत्र की अति प्राचीन चित्रित प्रति किसके साथ है? तो कल्पसूत्र की अति प्राचीन यानी सबसे अधिक प्राचीन चित्रित प्रति है यह सेठ आनंद जी कल्याण जी के पास आज भी सुरक्षित है। आगे है अगला प्रश्न, 60 नंबर क्वेश्चन, अपभ्रंश शैली के किस ग्रंथ में नायक नायिका की प्रणय श्रृंखला पर आधारित 79 यानी 79 सुंदर चित्र बनाए गए हैं? तो अपभ्रंश शैली में नायक नायिका की प्रणय श्रृंखला पर आधारित 79 चित्र है जो बसंत विलास में बनाए गए हैं। अगला प्रश्न, रति रहस्य सचित्र ग्रंथ के चित्र
किस विषय से संबंधित है? तो ये रहेंगे अपने काम शास्त्र से संबंधित। मुगल शैली का जन्म किन शैलियों के मिश्रण का परिणाम था? तो मुगल शैली का जन्म है जो फारसी और भारतीय शैलियों के कारण हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय हिंदू और विदेशी मुस्लिम कलाकारों ने मिलकर मुगल शैली को पूरी तरह से किस भूमि पर विकसित किया? यानी भारतीय हिंदू चित्रकार और विदेशी मुस्लिम कलाकारों ने मिलकर के मुगल शैली को पूरी तरह से किस भूमि पर चित्रित किया? क्योंकि मुगल शैली थी केवल और केवल भारत में, तो इसका आंसर होगा भारतीय भूमि। मुगल शैली में का अभाव है, तो मुगल शैली में किसका अभाव रहा? तो मुगल शैली में अभाव रहा था फीमेल पोर्ट्रेचर, यानी नारी सभी है चित्रों का रहा था अभाव। अगला प्रश्न, व्यक्ति चित्रों को किस शैली में बहुतायत से चित्रित किया गया? यानी व्यक्ति चित्रों को सर्वाधिक किस शैली में चित्रित किया गया? तो इसका आंसर होगा मुगल शैली। आगे है धार्मिक प्रतिबंध, यानी धार्मिक प्रतिबंध के कारण मुगल कला बन गई, धार्मिक प्रतिबंध के कारण मुगल कला है जो दरबारी कला बन गई थी। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट के समय में व्यक्ति चित्र यानी सभी है के चित्र को महत्व मिला? तो सभी है के चित्रों को महत्व मिला था। वैसे अकबर और जहांगीर दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, ये प्रश्न क्लियर नहीं है, तो ये प्रश्न भी डिलीट हो सकता है या फिर इन दोनों में से क्या मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न कहता है कि किस मुगल सम्राट के समय में, ये अगर ऐसे पूछ लेता कि किस मुगल सम्राट के समय में सबसे पहले, अगर सबसे पहले व्यक्ति चित्रों या सभी चित्रों को महत्व मिला तो इसका जवाब अकबर हो जाता, वरना इसने सीधा पूछ लिया कि किस मुगल सम्राट के समय में व्यक्ति चित्रों यानी सभी है के चित्रण को महत्व मिला, तो इसमें ऑप्शन दोनों ही सही हो सकते हैं, अकबर और जहांगीर। अगला प्रश्न, किस शासक का शासनकाल मुगल कला का स्वर्ण युग था? यानी किस शासक का शासनकाल मुगल कला का स्वर्ण काल था? तो वो रहा था जहांगीर का काल। अगला प्रश्न, किस बादशाह का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है शाहजहां का काल। अगला प्रश्न, अकबर काल की प्रथम ज्ञात चित्र श्रृंखला जो 28x22 के कागज पर संयोजित की गई थी वो कौन सी थी? तो वो थी अपनी दास्तान-ए-अमीर हमजा। अगला प्रश्न, अकबर के शासन काल के चित्रकार कौन कौन थे? यानी अकबर के शासन काल के चित्रकार कौन कौन से थे? तो अकबर के काल में मीर सैयद अली जुदाई था, दसवंत साहब बसावन था, मुकुंद और जमाल। ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, दक्कन शैली के 17वीं शताब्दी के चित्र कहां सुरक्षित है? तो दक्षिण शैली के 17वीं सदी के चित्र है, ये सालारगंज म्यूजियम हैदराबाद में सुरक्षित है। दक्कन शैली के चित्रों में किन सल्तनत के विशेष रूप से समृद्ध किया? यानी दक्कन शैली के चित्रों को किस सल्तनत ने विशेष रूप से समृद्ध किया? यानी दक्षिण शैली में चित्रों को बनाने में विशेष महत्व किनका रहा? यानी आदिल शाही वंश था कहां? यानी बीजापुर में, ये तो सही था। निजाम शाह वंश था कहां? अहमदनगर में। और कुतुब शाह कहां था? गोलकुंडा में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। अगला प्रश्न, दक्कन चित्रकला की किस शैली में आकृतियां एक सतह पर चित्रित की गई जिसमें दूरी व पास का क्या था? अभाव था। तो इसका सही आंसर होगा अहमदनगर। अगला प्रश्न, राजस्थान में पहाड़ी क्षेत्र के चित्रों को राजपूत चित्रकला की श्रेणी में किसने रखा? यानी राजस्थान व पहाड़ी क्षेत्र में जितने भी राजपूत शैली में चित्र बनाए गए है ना, जो चित्र बनाए गए, इन चित्रों को राजपूत चित्रकला की श्रेणी में किसने रखा? तो वो रखने वाला था अपना डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। अगला प्रश्न, क्षेत्रीय आधार पर राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण कौन सा है? तो क्षेत्रीय आधार पर राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण है मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मेवाड़ के आरंभिक व सर्व प्राचीन उपलब्ध चित्र कौन से हैं? तो मेवाड़ के
प्रारंभिक व सर्व प्राचीनतम उपलब्ध चित्र कौन से हैं? तो ये है एक नंबर में रूपासनाचर्यम और 2 नंबर में है गीत गोविंद। क्यों? क्योंकि रूपासनाचर्या के स्थान पर आना चाहिए था क्या? सुपासनाचर्यम। अगर सुपासनाचर्यम होता तो इसका आंसर यही मान लिया जाता। जबकि इसके बाद जिसका नंबर आता है वो है गीत गोविंद, और गीत गोविंद 1450 में देलवाड़ा से प्राप्त हुआ था। यानी सॉरी, सुपासनाचर्यम है जो 1422-23 ईस्वी में देलवाड़ा से प्राप्त हुआ था, जबकि गीत गोविंद है ये 1750 में प्राप्त हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आंसर की आने पर ही पता चलेगा, क्योंकि यहां अगर सुपासनाचर्यम होता तो ऑप्शन नंबर 3 इसको सही मान लिया जाता, लेकिन रूपासनाचर्यम कोई ग्रंथ नहीं है, यानी ये क्या है? टाइपिंग मिस्टेक। इसलिए आरपीएससी इस क्वेश्चन को डिलीट भी कर सकती है या फिर इस प्रश्न का आंसर गीत गोविंद भी मान सकती है। अगला प्रश्न, मेवाड़ की उपशैली नाथद्वारा का सबसे बड़ा योगदान क्या है? यानी मेवाड़ की उपशैली नाथद्वारा का सबसे बड़ा योगदान रहा था पिछवाई पेंटिंग, यानी पिछवाई चित्रण में। मेवाड़ का प्रमुख कला केंद्र तथा उपशैली शाहपुरा किस विद्या में कुशलता दर्शाता है? तो शाहपुरा है जो फड़ चित्रण में कुशलता दर्शाता है, यानी शाहपुरा फड़ चित्रण में प्रसिद्ध था। राधा के रूप में बनी ठनी का चित्रण किशनगढ़ में किसके समय में आरंभ हुआ? तो किशनगढ़ में नागरीदास के समय में आरंभ हुआ था। किशनगढ़ का कौन सा शासक नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध है? तो सावंत सिंह है जो नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, जोधपुर शैली में लोक कथाओं का कौन सा प्रेमी युगल सर्वाधिक चित्रित किया गया? तो जोधपुर यानी मारवाड़ शैली में लोक कथाओं का कौन सा प्रेमी युगल जो सर्वाधिक चित्रित किया गया? तो वो है अपना ढोला मारू। अगला प्रश्न, बूंदी महल की रंगशाला क्यों प्रसिद्ध है? तो बूंदी महल की रंगशाला है ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। अगला प्रश्न, आराइश तकनीक यानी आला गीला से बनाए गए भित्ति चित्र जो वास्तु का भाग ही बन गए वो राजस्थान में कहां चित्रित किए गए? तो आला गीला यानी आराइश तकनीक जो बाद में वास्तु के भाग बन गए ये जयपुर में चित्रित किए गए। पंजाब और हिमालय की खूबसूरत वादियों में 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी अंतिम वर्षों में उत्तरार्ध में कौन सी कला शैली विकसित हुई? तो वो थी पहाड़ी शैली। अगला प्रश्न, पहाड़ी चित्रकला में अनेक उपशैलियां दृष्टिगत होती है, जिनमें से कौन सी शैली महत्वपूर्ण व सुप्रसिद्ध है? यानी पहाड़ी शैली में बहुत सारी उपशैलियां हैं, जिसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सी है या प्रसिद्ध कौन सी है? तो वो है कांगड़ा। अगला प्रश्न, पहाड़ी चित्रकला की प्रधान विषय वस्तु वैष्णववाद के साहित्य से प्रेरित थी, यानी इसकी प्रधान विषय वस्तु है जो वैष्णववाद के साहित्य से प्रेरित थी, तो वो थे रीति व भक्ति कवियों के साहित्यों से प्रेरित हुई थी। आगे है 1952 में डब्ल्यू.जी. आर्चर ने पहाड़ी चित्रकला की विविध शैलियों को शोधपूर्ण व विश्लेषणात्मक अध्ययन में अपनी किस पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया? तो 1952 में डब्ल्यू.जी. आर्चर है, इन्होंने इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स में अपने शोधपूर्ण जो विश्लेषण है वो प्रकाशित किए। अगला प्रश्न, भारतीय कला में धातु मूर्ति शिल्प का सर्व प्राचीन उदाहरण कौन सा है? तो भारतीय जो धातु मूर्ति शिल्प है इसमें सर्व प्राचीनतम जो उदाहरण माना जाता है वो नर्तकी है, और नर्तकी कहां से प्राप्त हुई थी? सिंधु घाटी, और सिंधु घाटी में भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। सारनाथ का सिंह स्तंभ किस सम्राट द्वारा बनवाया गया? तो यह बनवाया गया था अपने सम्राट अशोक के द्वारा। अगला प्रश्न, एलिफेंटा के मंदिरों में कौन से भगवान की मूर्ति मुख्य रूप से बनी हुई है? तो एलिफेंटा में भगवान शिव की मूर्ति को मुख्य रूप से बनाया गया है। अगला प्रश्न, एलिफेंटा की गुफाएं किस द्वीप पर स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं हैं जो धारापुरी द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न, मूर्तियों पर असाधारण चमक है यानी ओप किस युग की विशेषता है? यानी मूर्तियों पर असाधारण चमक है यानी ओप है, यह मौर्य काल की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न,
सांची स्तूप की कला किस धर्म से संबंधित है? तो सांची स्तूप की कला है जो बौद्ध धर्म से संबंधित मानी जाती है। बरहुत स्तूप का अन्वेषण किसने किया? अन्वेषण का मतलब होता है खोज, तो बरहुत स्तूप की खोज की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अगला प्रश्न, गांधार मूर्ति कला के लिए कौन सा प्रस्तर काम में लिया गया? तो गांधार मूर्ति कला के लिए काला सलेटी पत्थर या काला सलेट पत्थर उपयोग में लिया गया। अगला प्रश्न, मथुरा शैली में मूर्ति निर्माण हेतु किस पत्थर का प्रयोग किया गया? तो मथुरा शैली में मूर्ति निर्माण के लिए लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अमरावती का स्तूप किस नदी के किनारे है? तो अमरावती का स्तूप है जो आंध्र प्रदेश में है और गुंटूर जिले में है, और किस नदी के किनारे? तो नदी का नाम है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। उत्तरी भारत की कला में सभी धार्मिक समुदायों की दृष्टि से साधारणतः किस युग की कला को शास्त्रीय चरमोत्कर्ष व स्वर्ण युग के रूप में स्थान दिया जाता है? तो उत्तरी भारत में सभी समुदायों के लिए जो स्वर्ण काल माना जाता है वो माना जाता है गुप्त काल। अगला प्रश्न, सुल्तानगंज बुद्ध की आदमकद ताम्र प्रतिमा किस काल की है? तो सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध है, यह गुप्त कालीन माना जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में ब्लू पोट्री कला के पर्याय के रूप में किस कलाकार को जाना जाता है? तो राजस्थान में ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है कृपाल सिंह शेखावत। अगला प्रश्न, चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो कृपाल सिंह शेखावत को 1976 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार है वो दिया गया। अगला प्रश्न, कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के पिता ने 1960 के दशक में अपने निवास पर एक संस्था प्रारंभ की, उसका नाम क्या था? उसका नाम था कृपाल कुंभ। अगला प्रश्न, किस चित्रकार को भीलों का चितेरा के नाम से जाना जाता है? तो भीलों के चितेरा है गोवर्धन लाल जोशी, जिसे हम बाबा भी कहते हैं। गोवर्धन लाल जोशी बाबा का जन्म कहां हुआ था? तो गोवर्धन लाल जोशी का जन्म हुआ था कांकरोली उदयपुर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भैंसों का चित्रकार के रूप में जाना जाता है? तो भैंसों के चित्रकार के रूप में परमानंद चोयल को जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न यानी चित्रकार परमानंद चोयल का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो परमानंद चोयल का जन्म हुआ था 1924 में, और 1924 में कहां? कोटा में हुआ था। अगला प्रश्न, राजस्थान ललित कला अकादमी ने भवानी चरण गुही की कला यात्रा पर एक लघु चलचित्र का निर्माण किया, तो वो उन्होंने 1995 में एक फिल्म का निर्माण किया था। देवकीनंदन शर्मा द्वारा वनस्थली विद्यापीठ में भित्ति चित्रण कार्यशाला कब प्रारंभ करी गई? तो देवकीनंदन शर्मा में वनस्थली विद्यापीठ में 1953 में भित्ति चित्रण की जो परंपरा है उसको शुरू किया था, और वो आज तक क्या है? हर वर्ष चली आ रही है। भूर सिंह शेखावत की प्रमुख शैली थी, तो भूर सिंह शेखावत की प्रमुख शैली मानी जाती है यथार्थवादी। अगला प्रश्न, भूर सिंह शेखावत 52 वर्ष की कम आयु में किस वर्ष परलोक सिधार गए? तो भूर सिंह शेखावत है वो 1966 में, यानी इसका जन्म 1914 में हुआ, और 52 साल इसमें प्लस कर दो, जवाब हो जाएगा 1966 में इसकी मृत्यु हो गई थी। चित्रकार राम जायसवाल का जन्म कहां हुआ था? तो राम जायसवाल का जन्म हुआ था सादाबाद, और जिला मथुरा, और राज्य पूछे तो रहेगा यूपी। अगला प्रश्न, राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा राम जायसवाल को कलाविद सम्मान किस वर्ष दिया गया? तो राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा राम जायसवाल को 1996 में कलाविद सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न, चित्रकार सुरेश शर्मा को राजस्थान के किस जिले में जन्म हुआ? यानी चित्रकार सुरेश शर्मा का राजस्थान के किस जिले में जन्म हुआ? तो वो है कोटा। अल्तामीरा की गुफाओं का द्वार सर्वप्रथम किसने देखा? तो अल्तामीरा की गुफाओं का द्वार सर्वप्रथम एक मानव शास्त्री ने देखा। अगला प्रश्न, अल्तामीरा की छत के चित्रों का सर्वप्रथम किस बालक ने देखा? यानी अल्तामीरा की छत के चित्रों को सर्वप्रथम किस बालक ने देखा? तो वो देखा था मारिया सातुओला ने। अगला प्रश्न,
फ्रांको कांटाब्रियन क्षेत्र की कला में सर्वाधिक श्रेष्ठ गुफा कौन सी है? तो फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ गुफा मानी जाती है लास्का या फिर लास्को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अंत्येष्टि कला के रूप में किसको जाना जाता है? तो अंत्येष्टि कला के रूप में मिस्र की कला को जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्राचीन मिस्र के शासकों को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन मिस्र के शासकों को फरोह के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, डिस्कस थरोवर या डिस्कोबोल्स नामक जो मूर्ति है इसके शिल्प का मूर्तिकार कौन था? यानी डिस्कस थरोवर या डिस्कोबोल्स के मूर्तिकार माने जाते हैं मायरन। अगला प्रश्न, पहली बार ईसाई चित्र कहां की भूगर्भ समाधियों की दीवारों पर देखा गया? यानी पहली बार ईसाई चित्र कहां की भूगर्भ समाधियों की दीवारों पर देखा गया? तो वो है रोम। अगला प्रश्न, प्रारंभिक ईसाई कला को किन भित्तियों के लिए जाना जाता है? तो प्रारंभिक ईसाई कला को भूगर्भ समाधि की भित्तियों के लिए जाना जाता है। भित्ति पर छोटे छोटे कांच या पत्थर के टुकड़ों से आकृति चित्रण करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो छोटे छोटे कांच यानी कांच के या पत्थर के टुकड़ों से अगर आकृति बनाई जाती है वो कहलाती है मणिकुट्टम। अगला प्रश्न, उत्तरी फ्रांस की कला के लिए गोथिक शब्द का प्रयोग किसने किया? यानी सर्वप्रथम गोथिक शब्द का प्रयोग किया था आपने वसारी ने, जॉर्जियो वसारी। अगला प्रश्न, गोथिक कला मूलतः कौन सी कला है? तो गोथिक कला मूलतः वास्तुकला मानी जाती है। अगला प्रश्न, किस शैली के भवनों में बहुत कम दीवारें होती है? तो गोथिक शैली के भवनों में बहुत कम दीवारें होती है। निम्नलिखित में से किसे रंगीन कांच की विशेष कला यानी स्टैंड ग्लास विंडो यानी शीशा चित्र संयोजन के रूप में जाना जाता है? तो स्टैंड ग्लास विंडो के रूप में गोथिक कला को जाना जाता है। सिस्टाइन चैपल की छत किस देश से संबंधित है? तो सिस्टाइन चैपल की छत है ये रोम देश से संबंधित मानी जाती है। चित्रसूत्र किस पुराण का भाग है? तो चित्रसूत्र है ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण का भाग माना जाता है। चित्र लक्षण किसके द्वारा लिखित है? तो चित्र लक्षण नग्नजीत द्वारा क्या है? चित्रित या लिखित है। भयजीत राजा का नाम नग्नजीत क्यों पड़ा? भयजीत राजा का नाम पड़ा था नग्नजीत। क्यों पड़ा? पढ़ने का कारण था नग्न आत्माओं को हराने के कारण। संपूर्ण बौद्ध साहित्य में कौन सा ग्रंथ सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है? तो संपूर्ण बौद्ध साहित्य में यह ललित विस्तार एक ऐसा ग्रंथ है जो सौंदर्य शास्त्र से संबंधित माना जाता है। आचार्य वामन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो आचार्य वामन का प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। अगला, सत्यम शिवम सुंदरम कहां के दर्शन में अस्तित्व रखता है? तो सत्यम शिवम सुंदरम ये भारत के दर्शन में अस्तित्व रखता है। अगला प्रश्न, कला शब्द पहली बार कहां प्रयुक्त हुआ? तो कला शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ। कला मुख्यतः कितने भागों में विभाजित की गई है? तो कला मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित की गई है, ललित कला और उपयोगी कला के रूप में। ललित कला कितने प्रकार की होती है? तो ललित कला को 5 प्रकार का माना जाता है। अगला प्रश्न, कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने के का माध्यम है, यानी कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, यह किसने कहा? तो यह कहा था हिगेल ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अभिघटन कला, अभिघटन कला को इस साइड देखो कौन सी है? प्लास्टिक आर्ट। तो प्लास्टिक आर्ट केवल और केवल किस में आता है? मूर्ति कला में ही आता है। अगला प्रश्न, म्यूरल चित्रण हेतु कौन सा धरातल काम में लिया जाता है? तो म्यूरल के लिए दीवार काम में ली जाती है। अगला प्रश्न, चित्र सूत्र किस पुराण से संबंधित है? तो चित्र सूत्र है ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण से संबंधित माने जाती है। अगला प्रश्न, चित्र सूत्र में कितने अध्याय है? तो चित्र सूत्र में कुल 9 अध्याय है। अगला, एक कला सर्जन
में यांत्रिकी कौशल के क्रियान्वयन को क्या कहा जाता है? तो एक कला सर्जन में यांत्रिकी कौशल क्रियान्वयन को कहा जाता है तकनीक। अगला प्रश्न, भित्ति चित्रण की तकनीक जिसमें गीला प्लास्टर पर रंगों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें यानी गीला प्लास्टर पर रंगों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम कहते हैं फ्रेस्को बुनो तकनीक। निम्नलिखित में से भित्ति चित्रण की कौन सी तकनीक है? यानी भित्ति चित्रण की तकनीक है फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को ब्यूनो। आगे है, जिसमें रंगों के साथ मोम मिलाकर प्रयुक्त किया जाता है उस पद्धति को कहते हैं, यानी रंगों के साथ मोम मिलाकर के प्रयोग करने की तकनीक को कहते हैं एनकास्टिंग, यानी एनकास्टिंग या एनकास्टिंग। एक चित्र में क्षितिजीय रेखा क्या दर्शाती है? तो एक चित्र में क्षितिजीय रेखा है जो शांति दर्शाती है। अगला प्रश्न, कला के प्रवाह का तात्पर्य है, कला के प्रवाह का तात्पर्य है चित्र में किसी भी संयोजन में, यानी चित्र के किसी भी संयोजन में आंखों का अबाध गति से विचरण करना क्या कहलाता है? प्रवाह कहलाता है। आंखों में कौन सा स्नायु रंग का अनुभव करता है? यानी कौन सा स्नायु यानी कौन सा तंतु है जो रंगों का तंतु, कौन सा तंतु है जो रंगों का अनुभव करता है? तो वो है अक्षपटल यानी रेटिना। और रेटिना में एक तो होता है रोड्स और दूसरा होता है कोन्स। रोड्स और कोन्स नाम के दो तंतु हैं जो दोनों रंगों का पहचान करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा रंग प्रकाश की अधिकतम मात्रा रखता है? कौन सा रंग है जो प्रकाश की अधिकतम मात्रा को रखता है? तो इसका ऑप्शन पीला भी सही है, और हो सकता है कहीं कहीं इसका आंसर काला भी माना जाता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो जनरल वे में इसका सही आंसर होगा पीला। तो इसी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक राम राम, जय हिंद।